सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर टू गॉड चैप्टर का सम ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एंड सम एक्सरसाइजेस। ओके, शैल वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को क्या होप थी? लेंचो होप फॉर अ गुड रेन एज इट वॉज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो को एक अच्छी रेन की ज़रूरत थी जिससे कि वह अच्छी फसल उगा सके। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस? क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि मतलब रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से क्यों कंपेयर कर रहा था लेंचो? लेंचो कंपेयर टू द रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइंस बिकॉज दे वर प्रॉमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। वो न्यू कॉइन से इसलिए कंपेयर कर रहा था जिससे कि उसे अच्छी फसल मिल सके और उससे उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, मतलब संपन्नता। प्रॉस्पेरिटी मीन्स संपन्नता बढ़ेगी, इसलिए वो इसे न्यू कॉइन से कंपेयर कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज? वॉट हैपेंड टू द लेंचोज फील्ड? रेन कैसे चेंज हो गई और उससे लेंचो की फील्ड्स को क्या हुआ? द रेन चेंज इन टू हेल स्टॉर्म एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड ह्यूज हेल स्टॉर्म बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। रेन अचानक से ओलों में बदल गई जैसे कि तेज हवा बहना शुरू हुई और बड़े ओले जो कि रेन के साथ अचानक से गिरने लगे। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज द वेदर कंडीशन। जितने भी क्रॉप्स थी लेंचो की फील्ड की वो इस वेदर कंडीशन या मौसम का अचानक बिगड़ जाने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई। नंबर 4, व्हाट वर द लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप? लेंचो क्या फील कर रहा था जब ओले गिरना बंद हुए? लेंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप एज एवरीथिंग वॉज रून्ड एंड देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विद। जब ओले गिरना बंद हुए तो लेंचो दुख से भरा हुआ था क्योंकि अब उसके ओले गिरने की वजह से उसके पास अब कुछ बचा नहीं था जिससे कि वह अपनी फैमिली को आगे खिला सके और साल भर उनका कैसे भरण पोषण करेगा, इसके लिए उनके पास कुछ फसल नहीं बची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? किस पे और क्या फेथ था लेंचो को और उसने क्या किया? लेंचो ने क्या किया? लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड. He believed that God sees everything, even what is deep in one's conscience, and help everyone in one's problems. He wrote a letter to God demanding him 100 pesos to sow his field again. लेंचो को फर्म फेथ था गॉड पर, जिससे उसको बिलीव था कि वो हर चीज़ हर सिचुएशन देख रहा है और इवन वो बात भी सुनते और समझते हैं जो कि हमारी अंतरात्मा में डीप इन वन कंसाइंस का यहाँ मतलब है बच्चों कि जैसे कि हमारी अंतरात्मा में बातें सिर्फ हमें पता होती हैं, कोई दूसरा नहीं समझता, बट भगवान वो सब भी सुनते हैं। तो जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है जो हम प्रे कर रहे हैं वो भी भगवान देख रहा है। एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम, वो सबकी प्रॉब्लम्स में समस्या में उनकी हेल्प करते हैं। इसीलिए उसने ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 पैसों को डिमांड करके उसने लेटर सिर्फ इसलिए लिखा जिससे कि उन पैसों से वो दोबारा से बीज खरीद सके और अपनी फसल दोबारा से उगा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु डू रीड द लेटर? सो सिंपल आंसर, पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। सो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर? पोस्ट मास्टर ने लेटर रीड करने के बाद क्या किया? The postmaster laughed when he read Lencho's letter, but soon he became serious and was moved by the writer's faith in God. पहले तो पोस्ट मास्टर लेटर रीड करने के बाद हंसा, बट इसके बाद जैसे ही उसने उसका फर्म बिलीव देखा राइटर का गॉड पर तो वो सीरियस हो गया। He didn't want to shake Lencho's faith, so he decided to collect money and send it to Lencho on behalf of God. वो उसका फेथ जो है वो ना डिगे, उसको धक्का ना लगे कि मदद नहीं मिली भगवान के साइड से, तो उसके बिहाफ पे, भगवान के बिहाफ पे डिसाइड किया पोस्ट मास्टर ने कि वो कलेक्ट मनी करेगा और वो उस लेंचो को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो सरप्राइज हुआ लेटर में मनी देखकर? आंसर है, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम। लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ मनी देखकर लेटर में, क्योंकि वो उसका जो फर्म बिलीव था उसे भरोसा था कि पैसे आएंगे गॉड उनकी हेल्प करेंगे, यही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेड लेंचो एंग्री? लेंचो को गुस्सा क्यों आया?
आंसर है देयर वॉज अ 70 pesos इन दी एनवेलप वेयर एज लेंचो हैड डिमांडेड 100 pesos, क्योंकि इन्वेलप में 70 पैसों थे जबकि उसने डिमांड 100 पैसों की थी। द डिफरेंस इन दी अमाउंट मेड हिम एंग्री, जो डिफरेंस था अमाउंट का कि उसे 100 पैसों की नीड बहुत अर्जेंट थी, उसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं था और उसमें भी कम 70 पैसों जब उसे मिले तो वो उससे गुस्सा आ गया ये देखकर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेशन है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंसेज इन दिस स्टोरी टेल यू दिस। कंप्लीट फेथ लेंचो को किस पर था और लाइंस कौन सी हैं स्टोरी में, ऐसी कौन से सेंटेंसेज हैं जो आपको ये बताते हैं कि उसे फर्म बिलीव था गॉड पर। तो लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, कंप्लीट फेथ है उनको गॉड पे, एज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड नोड एवरीथिंग एंड हेल्प्स अस इन आवर प्रॉब्लम्स। देयर आर फ्यू सेंटेंसेज विच शो दिस। गॉड के ऊपर उसे पूरा भरोसा था, ये कहते हुए इंस्ट्रक्ट किया है उसने कि गॉड नोज़ एवरीथिंग, जैसे कि उसने उस लाइन्स में कहा भी है कि भगवान सब जानते हैं और हेल्प करते हैं हमारी जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमें हेल्प करते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं एज इट इज़ जो स्टोरी में अवेलेबल थे कि वो शो करते हैं कि उसे फर्म बिलीव था गॉड पर। पहला है सेंटेंस, बट इन दी हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस in the middle of the valley there was a single hope, help from God। तो इस लाइन में आप क्या पढ़ रहे हैं, इन दी हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दी सोलिड, वो जो सिंगल घर था वैली में उस पे जो सब रहते थे उनके हार्ट में या मन में एक ही चिंता थी कि अब और कोई रास्ता नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ अब भगवान से ही मदद मिल सकती है। तो पहली लाइन तो ये हुई जिसमें ये डिस्क्राइब किया है कि उसे फर्म बिलीव था गॉड पर। सेकेंड लाइन है, all through the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he has been instructed, see everything, even what is deep in one conscience। सेकेंड लाइन में ये स्टोरी में जो है वो ये है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसे लगता है गॉड सब देख रहे हैं और उसको इतना फेथ है कि अगर वो सब देख रहे हैं तो जो हमारी बाहर से एक्टिविटीज़ हैं उसके अलावा जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है वो उन तक ज़रूर पहुंचेगी। और इसका मतलब है डीप इन वंस कंसाइंस, जो कि हम अब अंदर मन में भी सोचते हैं या प्रेयर करते हैं वो भी उन तक ज़रूर पहुंचती है, तो वो डेफिनेटली हमारी हेल्प करेंगे। तो ये सेकंड लाइन है जिससे उसे रियलाइज़ होता है कि मतलब पता चलता है कि ये फर्म बिलीवर था गॉड का। थर्ड लाइन में जब वो लिखता है गॉड ही रोट, जब वो लिखता है गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, जब वो लेटर लिखता है गॉड को तो वो लिखता है कि अगर आप हमें हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे ही रह जाएंगे। तो ये भी फर्म बिलीव है कि उसने गॉड को लेटर लिखने की अपनी हिम्मत दिखाई। ऐसा बिलीव तो सबको होता है पर लेटर गॉड को एक दो ही लिख पाते हैं, वो फर्म बिलीव इस लाइन से भी दिखता है। नेक्स्ट लाइन है, ही रोट टू गॉड on the envelope, put the letter inside and still troubled went to the town। उसने गॉड को लेटर लिख के उसे इन्वेलप में डाला और इतनी हिम्मत जुटाई कि वो टाउन तक जाकर वो लेटर को पोस्ट कर सके। ठीक है, उस पर भी उसने गॉड का एड्रेस लिखा। ठीक है, ये भी एक लाइन है जिससे पता चलता है कि वो फर्म बिलीवर था। नेक्स्ट लाइन है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब लास्ट लाइन में ये लाइन जो स्टोरी में आती है ये तब आती है जब उसे पैसों जो उसने डिमांड किए होते हैं उससे कम मिलते हैं, तो उसे इतना फर्म बिलीव होता है गॉड से तो मिस्टेक हो ही नहीं सकती। मतलब इंसानों से गलतियाँ होती हैं बट गॉड से कैसे, भगवान से कैसे गलती हो सकती है, जो मैंने डिमांड किया उससे कम मुझे कैसे वो दे सकते हैं। तो उसने यही बोला गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो मिस्टेक या गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और वो डिनाई भी नहीं कर सकते, जो हम रिक्वेस्ट करते हैं वो डिनाई करते ही नहीं। लेंचो ने ऐसा कहा व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जैसा कि उसने रिक्वेस्ट किया 100 पैसों के लिए और मिले उसे 70 पैसों से। तो इन लाइन से ये पता चलता है कि गॉड का वो फर्म बिलीवर था। So next question number 2, why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों सेंड की और उसने साइन क्यों किया लेटर पर गॉड की जगह, गॉड इनिशियल से साइन क्यों किया? तो आंसर है, पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म एज ही वॉज कम्प्लीटली मूव्ड बाय इट। क्योंकि वो उस लेटर को पढ़ के पूरी तरीके से हिला हुआ था कि कोई ऐसा भी लेटर लिख सकता है,
वो फर्म बिलीव उसका ना टूटे, इसके लिए वो हेल्प करना चाहता था, इसलिए उसने उनकी लेंचो को लेटर लिखने के लिए हेल्प करी। और व्हेन पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर लेंचो टू गॉड ही बिकम सीरियस एंड डज नॉट वांट टू शेक हिज फेथ एंड डिसाइड टू आंसर द लेटर। वही बात हो गई कि वो उसका फेथ जो है उसको मूव नहीं होना चाहता था, कि वो फर्म बिलीव बना रहे, इसीलिए वो उसकी हेल्प करना चाहता था और गॉड के बिहाफ पे लेटर लिख के उसकी हेल्प करना चाहता था। ही गैदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स। उसने अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स के साथ मिलके वो कुछ मनी इकट्ठा की, जो कि रिक्वेस्ट की थी लेंचो ने गॉड से। एंड साइन द लेटर गॉड, और लेटर गॉड के इनिशियल्स को साइन किया, गॉड की तरफ से भेजा गया है ताकि उसको ये लगे, एंड सो दैट लेंचोज फेथ डज नॉट शेकन, जिससे कि लेंचो का जो फेथ है गॉड पर वो बिल्कुल भी हिले ना। क्वेश्चन नंबर 3, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट। क्या लेंचो ने ट्राई किया फाइंड आउट करने के लिए कि उसे किसने मनी भेजी थी, क्या उसने मतलब किया तो क्यों किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर है लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड मनी टू हिम बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसे गॉड की प्रेजेंस पे कोई सस्पेक्ट था ही नहीं, तो वो क्यों फाइंड आउट करेगा, तो उसने ट्राई नहीं किया फाइंड आउट करने का कि उसे मनी किसने भेजी। एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। ही कुड नॉट बिलीव दैट गॉड दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स, उसे लग रहा था कि ये कोई और कैसे हो सकता है अदर देन हिम, मतलब गॉड के अलावा कोई और क्यों करेगा ये मदद। हु वुड सेंड हिम मनी, क्यों उसे मनी भेजेगा। हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग, उसका जो गॉड पर भरोसा था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। दैट ही बिलीव दैट ही हैड सेंड मनी टू हिम फॉर हिज हेल्प इन हिज प्रॉब्लम, इसीलिए उसे यकीन था कि ये पैसे भगवान नहीं भेजे होंगे, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट की थी मेरी प्रॉब्लम पे, उन्हीं से पैसे मांगे थे, तो ये पैसे उन्हीं ने भेजे होंगे, तो इसीलिए उसने सस्पेक्ट नहीं किया गॉड की प्रेजेंस में। क्वेश्चन नंबर 4, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, what is the irony in this situation? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange, amusing because it is the opposite of what is expected. ये जस्ट इसके बारे में है कि आपको बताया गया है आयरोनिक सिचुएशन क्या होती है, ताकि आप आंसर दे सको क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, जो बाकी के बचे हुए पैसे थे जो उसे नहीं मिले वो किसने लिए। व्हाट इज़ द आयरोनी इन दिस सिचुएशन, इसमें आयरोनिकल सिचुएशन कब और कहाँ आई स्टोरी में। तो आंसर है लेंचो थिंक्स दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो ने यही सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं इन्हीं ने जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो इन्हीं ने लिया है। As he had demanded 100 pesos from God, and in the letter there was only 70 pesos, and God cannot make such a mistake, so he assumes that they have stolen the money. क्यों ऐसा सोचा, क्योंकि गॉड तो मिस्टेक कर नहीं सकता और गॉड पे तो उसका पूरा भरोसा था। भरोसा किस पर नहीं था, एम्प्लॉयज़ पे, तो उसने यही एज्यूम कर लिया कि जो बचा हुआ पैसा है वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ही लिया है, जो उसने गॉड से डिमांड किया था, और जो उसे कम पैसे मिले हैं वो एम्प्लॉयज़ ने ही लिए हैं। आयरोनी सिचुएशन के लिए नेक्स्ट लाइन में, द आयरोनी इन दिस सिचुएशन इज़ दैट लेंचो सस्पेक्ट दोज पीपल who helped him in his problem and tried to keep his faith alive in God. आयरोनी सिचुएशन की जो हम एक्सपेक्ट करें वो ना हो, कुछ स्ट्रेंज हो, तो स्ट्रेंज इसमें यही हुआ कि एम्प्लॉयज़ ने हेल्प की थी बट उसका एम्प्लॉय पे भरोसा नहीं था, गॉड पर भरोसा था। तो आयरोनी सिचुएशन इसकी यही है कि उन्होंने जिसने उनकी हेल्प की यानी कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने, उसने लेंचो ने उस पर ही सस्पेक्ट किया और जो हेल्प की उस पर ही सस्पेक्ट किया कि उसकी प्रॉब्लम को उन्होंने हेल्प करके सोचा कि इसका फेथ जो गॉड पर है वो बिल्कुल भी शेक ना हो, इसलिए उन्होंने हेल्प की। बट इन दिस सिचुएशन में हुआ ये कि उसने गॉड पे तो शक नहीं किया बट उस एम्प्लॉयज़ जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे उन पर शक किया, और यही इस चैप्टर की आयरोनिकल सिचुएशन। So question number 5, are there people like Lencho in the real world? What kind of person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question.
कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर जो मतलब आप इसको अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो आंसर। आपको लेंचो का कैरेक्टर कैसा लगा तो आप इस वर्ड की हेल्प से उसे कैसे डिस्क्राइब करना चाहते हो, तो आपको ये कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे कि डिस्क्राइब। अब मैंने तो अपना व्यू रखा है, आप अपने हिसाब से इस आंसर को डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। It is almost impossible to find a person like Lencho as he is an unquestioning and knave kind of person। मैंने इसे नेव और अनक्वेश्चनिंग इसलिए क्योंकि उसे पैसे मिले, उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया। अब वो उसके फर्म फेथ की वजह से भी हो सकता है, बट उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया जब फसल नष्ट हुई, या मतलब उस कोई बड़ा सेटिस्फैक्ट्री सा पर्सन है। तो मैंने इसे अनक्वेश्चनिंग वर्ड और नेव जो कोई जजमेंट ना दे, मतलब हर फैसला उसे भगवान का फैसला, या जिस तरह से भी उसकी फसल नष्ट हुई तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने भगवान पे भरोसा रखा कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, वो देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, वो हेल्प करेंगे हमारी। तो मैंने नेव एंड अनक्वेश्चनिंग वर्ड को यहाँ पर यूज़ किया है उसे उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन कि मतलब रियल वर्ल्ड में ऐसा पर्सन पाना, या आपको कभी ऐसा कोई मिले कि जो लेटर लिखे गॉड को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, तो एक इम्पॉसिबल सी बात लगती है। इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू पर्सन लाइक अ लेंचो एज ही इज़ एन अनक्वेश्चनिंग एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन। ही इज़ नॉट स्टूपिड इफ़ ही डज नॉट नो who was sent him money or a letter will reach God without any address। मतलब स्टूपिड मैं इसलिए नहीं बोल रही उसको कि मतलब जैसे उसने एड्रेस नहीं लिखा गॉड का, सिर्फ गॉड लिख दिया, एड्रेस नहीं जानता वो। और क्योंकि हम लेटर जब लिखते हैं तो फुल एड्रेस के साथ लिखते हैं, मेंशन करते हैं, तो भी लेटर पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। बट यहाँ पर उसने सिर्फ गॉड को मेंशन किया है और लेटर लिया। तो मैं स्टूपिड इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि उसका फर्म फेथ था, वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, मैं उसे नेगेटिव में नहीं ले जाना चाहती, तो स्टूपिड तो नहीं बोल सकते उसे। फिर नेक्स्ट लाइन है, इट इज़ लेंचोज फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका फेथ है गॉड पे, और एक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस स्टोरी का, तो हम उसे नेगेटिव में नहीं ले जा सकते। इन रियल वर्ल्ड पीपल आर सेल्फिश एंड ग्रीडी एंड लेंचो इज़ टोटली लवेबल एंड डिफरेंट। अभी रियल वर्ल्ड में अब पर्सन कैसे हैं वो तो आपसे और हमसे 1 2 4 जब भी हम कांटेक्ट करते हैं तो पता ही है। तो मैंने ये वर्ड इसको यहाँ यूज़ किया है एज अ ग्रीडी एंड सेल्फिश, बट लेंचो इज़ टोटली लवेबल एंड डिफरेंट, क्योंकि वो लोगों से हट के था, इसीलिए मैंने उसे लवेबल और डिफरेंट से किया। Question number 6, there are 2 kinds of conflicts in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर इस स्टोरी में 2 तरीके के मतभेद हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब मतभेद, आपस में मैच नहीं करना। तो बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, कि जैसा ह्यूमन ने एक्सपेक्ट किया नेचर से वैसा नहीं मिला, एंड ह्यूमंस टू ह्यूमंस की एक जगह आपने स्टोरी पढ़ रखी है, तो एक स्टेज पर ये भी होता है कि ह्यूमन ने कुछ अप्रिशिएशन एक्सपेक्ट किया होता है, बट उसे अप्रिशिएशन की जगह कंप्लेंट मिलती है। तो ये 2 कॉन्फ्लिक्ट्स हैं स्टोरी के। आयरॉनिकल सिचुएशन जैसे कि मैंने डिस्क्राइब किया था, सेम उसी पॉइंट को बात कर रहा है। तो वो क्या है, हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड, कैसे इलस्ट्रेट करोगे आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट्स है कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोज क्रॉप बाय द हेलस्टॉर्म एज लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड रेन टू हैव अ गुड हार्वेस्ट। जो पहला कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन एंड नेचर का, वो यही है, उसको इलस्ट्रेट करने का यही है कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ, जो लेंचो ने एक्सपेक्ट किया था कि बारिश होगी, फसल उसकी अच्छी होगी और वो इस साल अच्छे पैसे मिलेंगे और फैमिली अच्छे से सरवाइव करेगी, तो वो हेल स्टॉर्म में बदल गया, जिससे फसल नष्ट हुई हेल स्टॉर्म से। और जो एक्सपेक्टिंग कर रहा था गुड रेन की, वो ना होकर उसकी गुड हार्वेस्ट भी नहीं हुआ। तो एज दैट वॉज द ओनली होप, उसकी यही होप थी, ही हैड फॉर हिज अर्निंग ही वर्क सो हार्ड। अब उसकी अर्निंग का वही एक होप है कि फसल अच्छी होगी तो पैसे अच्छे मिलेंगे, पैसे अच्छे मिलेंगे तो फुल ईयर वो सरवाइव कर पाएगा, अच्छे से खा पी पाएंगे ना। तो ये उसकी ओनली होप थी, जो यहाँ पर डिस्ट्रक्ट होती है नेचर की वजह से। वो नेचर पे पूरी तरह से डिपेंड था और ऑलमोस्ट जितने भी फार्मर्स होते हैं
वो टोटली डिपेंड होते हैं नेचर पे। अगर फसल अच्छी चाहिए तो मौसम के अनुसार बारिश होना, धूप निकलना, जो भी है वो अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो फसल अच्छी नहीं होती है। तो वही उनकी ओनली होप होती है अर्निंग की, फसल अच्छी होना, जो कि नेचर पर डिपेंड होता है। तो वो उसका यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ, तो इसको इस कॉन्फ्लिक्ट्स में मैंने एंटर किया है। ही वर्क सो हार्ड टू फीड हिज फैमिली बट नेचर टर्न्ड वॉयलेंट एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। अब वो अपनी फैमिली के लिए तो बहुत हार्ड वर्क करा उसने, जैसे फसल होनी चाहिए वैसी थी भी, क्योंकि उसके छोटे छोटे जो फ्लावर्स आ रहे थे मकाई की फसल के, वो एक साइन होते हैं कि फसल अच्छी जा रही है। बट जो नेचर है टर्न वॉयलेंट मतलब हम वॉयलेंट कब होते हैं, जब हम गुस्सा होता है। तो वो रेन जब हो रही थी तब तक तो अच्छा था, बट अगर हेल स्टॉर्म्स आ गए तो नेचर बिकम वॉयलेंट, इसलिए वॉयलेंट यूज़ किया मैंने। एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, जो भी जितनी भी फसल थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गए। तो सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट्स है कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस। द स्टोरी ऑल्सो इलस्ट्रेटेड अनदर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स as the postmaster along with his friend and staff sent Lencho's money that Lencho demanded from God। जैसे कि उसने लेंचो ने गॉड से डिमांड किया था मनी के लिए, बट उस पोस्टमास्टर ने जब लेटर पढ़ा तो उसे लगा कि गॉड के बिहाफ पे उसका जो फेथ है गॉड पर वो शेक ना हो या टूटे ना भरोसा। इसकी वजह से उसने अपने एम्प्लॉय के साथ और फ्रेंड के साथ कुछ मनी इकट्ठा करा। पूरा पैसा तो वो नहीं इकट्ठा कर पाए, कलेक्ट नहीं कर पाए, बट फिर भी जो जितनी भी वो हेल्प कर सकते थे ऑन बिहाफ ऑफ गॉड वो करना चाहा उसने। तो वही कह रहा है कि जो भी लेंचो ने डिमांड किया था गॉड से, वो उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की। ऑल्दो दे डिडेंट नो लेंचो, वो लेंचो को जानते भी नहीं थे। यहाँ जानने वाले हेल्प करते हैं तो एक अलग बात है, वो जानते भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने ये कोशिश की कि उसका फेथ ना टूटे, तो हेल्प करने की कोशिश की। लेंचो ब्लेम्ड देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी। और लेंचो ने क्या किया, एप्रिशिएशन की जगह क्या हुआ, उसने उनको ही ब्लेम किया जो पैसे उनसे कलेक्ट नहीं हो पाए थे। डिमांडेड मनी में जो भी पैसे कम थे, वो पैसे जो कम थे उसका ब्लेम ही लेंचो ने उस पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ में किया। ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, उसने उनको मतलब बंच ऑफ क्रूक्स जैसे चीट करने वाले, धोखेबाज, उनको बंच ऑफ क्रूक्स कह के मतलब डिनोट किया यहाँ पर कि वो एम्प्लॉयज़ ने ही वो सेम पैसा जो भगवान से गलती हो नहीं सकती, उसका फर्म फेथ था, तो जो बचा हुआ पैसा है जो उसे नहीं मिला है वो मतलब ऑब्वियसली उन्होंने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ही खा लिया है। दिस शोज़ दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन द अदर मैन। ये शो करता है कि एक आदमी को दूसरे आदमी पर भरोसा है नहीं, उसे भगवान पर तो भरोसा है बट सामने दिखने वाले पर्सन पर भरोसा नहीं है। देयर बाय गिविंग राइज टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, ये स्टोरी की लाइन ये इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देती है। ओके तो स्टूडेंट, अब हम लेटर टू गॉड चैप्टर की एक्सरसाइज पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मतलब जैसे कि चैप्टर में डिस्क्राइब किया हुआ है कुछ जैसे हेल स्टॉर्म आने, ऐसे कई जगह पर अलग अलग प्रकार के आपके स्टॉर्म्स आते हैं। कुछ तो एक पर्टिकुलर एरिया को ही डिनोट करते हैं कि वहाँ के अलावा वैसे तूफ़ान और कहीं नहीं आते। तो आपकी एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है कि आपका जीके अवेयरनेस जो है आपकी उसको बढ़ाने के लिए कि कौन से मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको फिल करना है कि वो जो स्टॉर्म है वो उससे रिलेटेड करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आपको वर्ड चूज़ करना है। तो जैसे कि अपने चैप्टर्स में दिखाया गया है कि सडनली एक लाइन है, सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। हेल स्टोन्स आर स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस दैट फॉल लाइक रेन, कि हेल स्टोन्स जो होते हैं कि वो जैसे आइस होती है, स्मॉल बॉल्स उस तरह से गिरते हैं और जैसे कि रेन के साथ ही गिरते हैं। अक्सर जब रेन तेज़ हो जाती है या तूफ़ान आता है तभी हेल स्टोन्स गिरते हैं। अ स्टॉर्म इन विच हेल स्टोन फॉल इज़ अ हेल स्टॉर्म। जब तूफ़ान के साथ स्टोन्स गिरते हैं तो उसे हेल स्टॉर्म बोलते हैं। पर्टिकुलर बूंद को जो आइस की बॉल्स गिरती है उसे हेल स्टोन्स बोलते हैं। यू नो दैट अ स्टॉर्म इज़ बैड वेदर एंड विद स्ट्रॉन्ग विंड्स रेन थंडर एंड लाइटनिंग। जब भी तूफ़ान आता है तो ये कॉमन से चीज़ें हैं कि तेज़ हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, थंडर थोड़ी सी ठंड हो जाती है मौसम में, और लाइटनिंग जो बिजली चमकने को लाइटनिंग बोलते हैं।
तो यहाँ पर उन्होंने जो एक्सरसाइज है उसमें ये बोला है, देयर आर सम डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्टॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन दियर नेचर के अकॉर्डिंग। कोई किसी तरीके से आता है, कोई किसी के आने का तरीका, गिरने का फॉलिंग तरीका अलग अलग हो सकता है, जगह अलग अलग हो सकती है। कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स इन दियर डिस्क्रिप्शन बिलो एंड फिल द ब्लैंक्स, यू मे यूज़ अ डिक्शनरी टू हेल्प यू। ये आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो कुछ जो वर्ड्स हैं बॉक्स में वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, साइक्लोन, टाइफून, गेल, हरिकेन, टॉर्नेडो, वर्लवाइंड। ठीक है, तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। एक लेटर इन्होंने मेंशन कर दिया है, आपको कंप्लीट करना है सेंटेंसेस कि क्या है, उसकी एक्सप्लेन किया है उसकी नेचर, और आपको स्टॉर्म को डिस्कस करना है या बताना है कि क्या यहाँ पर क्या आएगा। अब जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन अ सर्कल। एक इतना ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो कि मतलब सर्कल में मूव करता हो उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर वैसे आप अगर इस नेचर को ना भी जानते हो तो भी साइक्लोन, ये सी बीच में आ रहा है, ये इसे मैच करता है, तो हम साइक्लोन यहाँ पे फिल कर देंगे, साइक्लोन। ठीक है। सेकेंड है एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग वाइंड, जिसमें सिर्फ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज़ी से हवा चले, उसे क्या बोलेंगे, तो उसे गेल, यहाँ पर गेल। ठीक है। अब वॉयलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड, अब वॉयलेंट है, ट्रॉपिकल भी है, बट स्ट्रॉन्ग वाइंड बहुत तेज़ हवाओं के साथ है। कॉमन ही है स्ट्रॉन्ग वाइंड सब में, कुछ ही चीज़ें हैं जो डिफर है एक दूसरे से। स्ट्रॉन्ग वाइंड तो उसे टाइफून। अ वॉयलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज क्लाउड इन द शेप ऑफ फनल। अब ये थोड़ा बाकियों से डिफरेंट है कि ये सेंटर इसका क्लाउड होता है, ये क्लाउड से सेंटर रोल कर, मतलब सेंटर जो होता है उसका क्लाउड होता है, उससे रोल करते हुए इन द शेप ऑफ फनल। फनल तो आपने देखा है ना कैसे होता है, इस शेप में होता है, कुछ इस शेप में होता है ना फनल, तो फनल, तो इसे क्या डिनोट करेंगे, ये है टॉर्नेडो। नेक्स्ट है अ वॉयलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक। अब ये पर्टिकुलर जगह पर ही होता है जो कि यहाँ पे मेंशन है, वेस्टर्न अटलांटिक ओशन। तो ये है आपका हरिकेन। ठीक है। नेक्स्ट है अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन अ स्पिनिंग मूवमेंट एंड causes a lot of damage। स्पिनिंग मूवमेंट, स्पिनिंग करते करते आगे बढ़ते रहते हैं, उस तरह की स्ट्रॉन्ग वाइंड जब मूव करती है बहुत तेज़ी से तो उसे बोलते हैं व्हर्लवाइंड। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया अलग अलग काइंड ऑफ नेचर के स्टॉर्म और उनके नेम्स। सो सेकेंड एक्सरसाइज है, नोटिस हाउ द वर्ड होप इज़ यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस फ्रॉम दिस स्टोरी। तो आपको स्टोरी के दो सेंटेंसेस में बता रही हूँ कि उसमें कैसे वर्ड होप का यूज़ किया गया है, उसी के बेस पे हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ये वाली। ठीक है। आई होप इट द हेल स्टॉर्म पासिस क्विकली। सेकेंड है देयर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। तो ये जो एग्जाम्पल दिए हैं, इन द फर्स्ट एग्जाम्पल होप इज़ अ वर्ड विच मीन्स यू विश फॉर समथिंग टू हैपन। In the second example, it is a noun meaning a chance for something to happen। तो अब यहाँ पर भी हर सेंटेंसेस के साथ होप वर्ड यूज़ हो रहा है, आपको मैच करना है जो कॉलम नंबर बी है उससे वो कैसे मैच करता है, किस सेंटेंस को बेटर एक्सप्लेन कर रहा है वो। ठीक है। तो फर्स्ट है सेंटेंस है विल यू गेट द सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज, आई होप सो। अब वो कह रहा है कि क्या वो सब्जेक्ट जो तुम्हें स्टडी करना चाहते हो कॉलेज में, क्या मिलेंगे तुमको, सब्जेक्ट ऑफर हो जाएंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग या वॉट एवर सिचुएशन इज़। तो आई होप सो, अब आई होप सो के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो इसे कनेक्ट कर सकता है बेटर। अब ये है आई होप सो कि वो सोच रहा है, थिंकिंग, ऑप्शन नंबर बी थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, मतलब ऐसा हो जाए, ऐसा वो सोच रहा है, बट अब ये पॉसिबल है, मे इट मे और मे नॉट हैव हैपेंड, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब कौन सी सिचुएशन है ये तो यहाँ पर अननोन है,
तो ये ऑप्शन बेटर मैच करता है, तो इसको डिनोट करेंगे इससे बी से, ठीक है। नेक्स्ट है आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्गुइंग। आर्गुइंग है, इसमें कई सारे वर्ड हैं, आप इसे देख सकते हो। आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग कुछ ऐसा कह रहा है जिससे कि वो ये कह रहा है कि मतलब मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, आई होप यू डोंट माइंड, आप बुरा नहीं मानोगे। तो अब यहाँ पर ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिससे लग रहा है आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, तो ये है आपका शोइंग कंसर्न, ई ऑप्शन। शोइंग कंसर्न दैट वॉट यू से, जो वो कह रहा है वॉट यू से शुड नॉट ऑफेंड, ऑफेंड मतलब किसी को बुरा लगना, डिस्टर्ब द अदर पर्सन, किसी और पर्सन को डिस्टर्ब ना करे, अ वे ऑफ बीइंग पोलाइट, कि आपको थोड़ा नम्र होना चाहिए, बीइंग पोलाइट मतलब नम्र। तो ये आपका ई, सेकेंड ऑप्शन आपका ई से मैच करता है, ठीक है। थर्ड है दिस डिस्कवरी विल गिव न्यू होप टू HIV/AIDS सफरर्स। जो HIV/AIDS सफरर्स हैं, कोई डिस्कवरी है उसके बारे में बात कर रहा है कि होप करते हैं कि ये डिस्कवरी जो हुई है वो उनको कुछ राहत पहुंचाएगी या समथिंग। तो ये एक फीलिंग की बात कर रहा है, तो सीधे से ऑप्शन नंबर ए है इसका, थर्ड का ए है, अ फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन। अब जब ये HIV/AIDS वायरस जो है किसी सफरर्स को अगर कोई हेल्प पहुंचाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो फीलिंग आपको अच्छी होगी, प्रोबेबली समथिंग गुड विल हैपन, कि कुछ अच्छा ही होगा उससे, ठीक है। नेक्स्ट है वी वर होपिंग अगेंस्ट होप दैट द जजेस वुड नॉट नोटिस अवर मिस्टेक। अब वो ऐसा होप कर रहा है कि जज ने उसकी मिस्टेक ना देखी हो, तो इससे आप किसको डिनोट कर रहे हैं, क्या आप लगता है कनेक्ट कर पा रहे हैं, विशिंग, ये एफ ऑप्शन, विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन ऑल्दो दिस इज़ वेरी अनलाइकली। अब जज से कोई चीज़ नोटिस ना हो ऐसा अनलाइकली है, मतलब ऐसा हो तो नहीं सकता, बट फिर भी इसको इससे डिनोट कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन एफ हो गया 4 का। आई कॉल्ड अर्ली इन दी होप ऑफ स्पीकिंग टू हर बिफोर शी वेंट टू स्कूल। उसने उसको जल्दी बुलाया इस आशा में, होप यहाँ पे यूज़ हुआ है, ऑफ स्पीकिंग टू हर, उससे बात करने के चक्कर में, कि आप वो पहले स्कूल चली जाए, उससे पहले वो उससे बात करना चाहती थी, इसलिए उसने उसको जल्दी बुलाया। अब ये आप देखिए किससे कनेक्ट कर रहा है, फिफ्थ ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, वांटिंग समथिंग टू हैपन एंड थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल। वो इस आशा में बुला रही है कि हो सकता है कि कुछ हो जाए, मतलब जो भी वो बात करना चाहती हो, जैसा भी वो चाहती है कि हो जाए, वो वांटिंग समथिंग हैपन कि कुछ हो जाए, एंड थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल, ये सोच रही है कि ये पॉसिबल है, संभव है। नेक्स्ट है आपका लास्ट है जस्ट व्हेन एवरीबडी हैड गिवन अप होप द फिशरमैन केम बैक 7 days आफ्टर द साइक्लोन। अब ये एक सिचुएशन को बता रहा है कि फिशरमैन आफ्टर 7 days साइक्लोन, मतलब साइक्लोन में तो जनरली लोग अगर चले गए नहीं दिखाई दे रहे तो वो वापस नहीं आते, लेकिन 7 days आफ्टर साइक्लोन वह वापस आया। तो अब आपका कोई और ऑप्शन तो बचा ही नहीं है, तो सीधे सीधे ये सी को डिनोट करता है, स्टॉप बिलीविंग, कि लोगों ने भरोसा ही करना। अब जब इतने दिन बाद वापस आया साइक्लोन से, तो स्टॉप बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग वुड हैपन, कि ऐसी कोई अच्छी बात या फिशरमैन वापस आ जाएगा जो कि साइक्लोन में फंस गया। तो सीधे सीधे आपका 6 का सी हो गया। ये है थर्ड एक्सरसाइज रिलेटिव क्लॉजेस की। क्लॉजेस पता ही है। अब यहाँ पर इन्होंने 2-4 वर्ड्स दिए हैं, whom, whose, which, और ये सेंटेंसेस यहाँ दिए हुए हैं, तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा क्लॉज लगेगा, ठीक है। तो ज्वाइन करते हैं सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस है आई ऑफन गो टू मुंबई, मुंबई इज़ दी कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ये 2 सेंटेंस हैं यहाँ पर, ये फुल स्टॉप है, ठीक है। आई ऑफन गो टू मुंबई, मुंबई इज़ द कैपिटल कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, और क्लॉज दिया हुआ है विच। अब विच किसको डिनोट कर रहा है, किससे कनेक्ट कर रहा है, किसकी बात हो रही है, मुंबई कैपिटल की। तो क्लॉज जस्ट जिसको डिनोट कर रहा है, जिससे कनेक्ट कर रहा है, उसके बाद ही आता है। तो अब ये जो डबल मुंबई है, एक तो पहले ये कटेगा, यहाँ पर क्लॉज आ जाएगा आई ऑफन गो टू मुंबई विच किससे, क्लॉज किससे, जस्ट उसके नियर अबाउट आता है, जो प्लेस जिसको वो कनेक्ट कर रहा है उसी के पास आता है। विच इज़ दी कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, सेम सेंटेंस रहेगा, सिर्फ
यहाँ मुंबई हटकर यहाँ पर आएगा रिलेटिव क्लॉज विच, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है माई मदर इज़ गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग। सेंटेंस खत्म हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस है शी कुक्स वेरी वेल, और यहाँ पे क्लॉज दिया है हु। अब हु का मतलब कौन, यानी लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब माई मदर को हु कनेक्ट करेगा, किसके बारे में बात हो रही है, माई मदर जो कुकिंग में अच्छी है और एक टीवी शो होस्ट करने वाली है। तो माई मदर तो सिमिलर रहेगा, फिर इसके बाद क्योंकि मदर को डिनोट कर रहा है इसलिए हु जस्ट उसके बाद आएगा। ये कुक्स वेरी वेल, हु मतलब उनकी क्वालिटी क्या है, माई मदर से ये तो कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद हु कुक्स वेरी वेल, जो उनका टैलेंट है उसे कनेक्ट करके हु कुक्स वेरी वेल इज़ गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग। ये हुआ आपका करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है these sports persons are going to meet the president, यहाँ पर फुल स्टॉप, their performance has been excellent। ये दो सेंटेंसेज है। अब इसको आपको जोड़ने को बोल रहा है, कनेक्ट करना है whose से। यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज है whose। whose किसके लिए बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन की। तो स्पोर्ट्स पर्सन के जस्ट बाद आएगा whose। अब क्या कह रहा है, क्यों जा रहे हैं वो, परफॉर्मेंस उनकी बहुत एक्सीलेंट है इसीलिए वो प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। तो हुज के बाद हम सेंटेंस जोड़ेंगे हुज परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सीलेंट, कॉमा आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट। ये हुआ आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस है लेंचो प्रेड टू गॉड, फुल स्टॉप, हिज आई सी इनटू आवर माइंड। जैसे कि आपने स्टोरी में पढ़ा था कि वो कंसाइंस में भी जो हमारे छुपा होता है भगवान वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर इसको इस सेंटेंस में हिज आई सी इनटू आवर माइंड्स ये डिनोट किया है, ठीक है। अब इसको जोड़ना है हुज से, रिलेटिव क्लॉज है हुज। अब यहाँ इस सेंटेंस में हुज किसको स्पेसिफाई कर रहा है, गॉड को। तो यहाँ पर इतना सेंटेंस तो आपका एज इट इज़ रहेगा। गॉड के जस्ट बाद आएगा हुज आई सी इनटू आवर माइंड्स, क्योंकि ये इनकी क्वालिटी बता रहा है और ये इसका क्या कहें कनेक्टिंग सिंबल है यहाँ पर हुज, और गॉड के जस्ट बाद आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस मैन चीटेड मी, सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप, आई ट्रस्टेड हिम। हुम रिलेटिव क्लॉज से इसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हुम किसके लिए बात कर रहे हैं, सीरियस ऑब्वियस सी बात है, दिस मैन के लिए ये यहाँ पर बात हो रही है हुम। तो दिस मैन इज सेम रहेगा, फिर इसके बाद हुम। अब इसके बाद क्या किया, ट्रस्ट किया, whom I trusted, बट उसने क्या किया, cheated me, cheated me। तो ये हुआ आपका रिलेटिव क्लॉज का एक्सरसाइज फिनिश, ठीक है। सो फोर्थ एक्सरसाइज है यूजिंग निगेटिव्स फॉर एम्फेसिस। वी नो दैट सेंटेंसेज विद वर्ड्स सच एज नो, नॉट और नथिंग शो द absence of something और contradict something। फॉर एग्जाम्पल ए दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कॉर्न विल बी absent। नो कॉर्न मतलब कॉर्न नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि नो, नॉट और नथिंग से कुछ चीज़ों का कॉन्ट्राडिक्ट होना या किसी चीज़ की अब्सेंस होना कभी कभी दिखती है, सेंटेंस में क्लियरली मेंशन होता है, ठीक है। जैसे कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, तो नो मेंशन है, इसका मतलब अब्सेंस ऑफ कॉर्न, ये हिडन मीनिंग है आपका। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, अब्सेंस ऑफ क्रॉप। द हेल मतलब जो हेल स्टॉर्म्स गिरे उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब एक भी सिंगल दाना क्रॉप का नहीं बचा। तो अब्सेंस ऑफ क्रॉप ये आपका मतलब अंडरस्टूड बात हो गई आपकी। नंबर सी जो है आपका दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। जैसे कि उसने कंपेयर किया था कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये न्यू कॉइन्स है। तो कॉन्ट्राडिक्ट्स द कॉमन आइडिया ऑफ वॉट द ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई आर, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है कि अब वो तो गिर तो बूंदे नहीं है, बट उसे वो कॉइन से क्यों कंपेयर कर रहा है ये आपको पता है, क्योंकि कॉइन से वो इसीलिए कंपेयर कर रहा था कि अगर आपकी गुड हार्वेस्ट होगी तो उससे पैसे अच्छे मिलेंगे, पैसे अच्छे मिलेंगे, तो वो कॉइन से इसी वजह से पैसे से उसे कंपेयर कर रहा था। अब कह रहे हैं नेक्स्ट आपकी कंडीशन ये है बट समटाइम्स नेगेटिव वर्ड्स आर यूज जस्ट टू एम्फेसाइज एन आइडिया। लुक एट दीज सेंटेंसेज फ्रॉम दी स्टोरी। कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं स्टोरी में जो आपके एम्फेसाइज कर रहे हैं आइडिया को, वो मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो नहीं उसमें नेगेटिव सेंटेंस, बट वो आपको कैसे बता रहे हैं वो देखिए। डी है ऑप्शन, लेंचो हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। जैसे कि वो नॉर्थ ईस्ट के उस दिन उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा। तो ही हैड डन ओनली दिस। अब उसमें तो लिखा है डन नथिंग, बट वो कुछ तो कर रहा था ना, ही हैड डन कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखकर बादलों को देख रहा था, तो ही हैड डन ओनली दिस।
ये भी कह सकते हैं कि मतलब उसने कुछ नहीं किया बट उसने केवल यही किया, ठीक है। ई है द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ही हैड ओनली दिस रीज़न। तो कह रहे हैं कि कोई रीज़न नहीं था कि मतलब जो रेन उसकी बॉडी को महसूस कर रही है, तो ही हैड ओनली दिस रीज़न कि मतलब उसके पास यही एक रीज़न था बाहर जाने का कि बारिश की वजह से जो भी उसकी फसल नष्ट हुई। अब नेक्स्ट है लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, ही शोड नो सरप्राइज एट ऑल, ठीक है ना। नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज मतलब स्लाइटेस्ट मतलब जरा सा भी तो कुछ थोड़ा बहुत भी चौंकता तो वो उसको कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ, तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ही शोड नो सरप्राइज एट ऑल, ठीक है। तो अब आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है। नाउ लुक एट बैक द एग्जाम्पल, नोटिस द कंट्राडिक्शन इन फैक्ट सर्व टू एम्फेसाइज द वैल्यू और यूजफुलनेस ऑफ द रेन टू द फॉर्मर, ठीक है। ये आपको आपके सी नंबर एग्जाम्पल में जो है ना कि दीज आर रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर न्यू कॉइन्स, तो ये कंट्राडिक्शन शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फाइंड सेंटेंसेज इन द स्टोरी विद नेगेटिव वर्ड्स विच एक्सप्रेस द फॉलोइंग आइडियाज एम्पैथेटिकली। तो ये सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, अब आपको स्टोरी से ही मैच करते हुए कुछ सेंटेंस को इस तरीके से लिखना है कि वो निगेटिव वे में भी आए लेकिन मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। द ट्रीज लॉस्ट ऑल दियर लीव्स, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब ट्रीज ने अपने सारी पत्तियां खो दी या ट्री पे एक भी पत्ती नहीं बची, मतलब सेम है, बस सेंटेंस को निगेटिव बना दिया है, ठीक है, लेकिन आपका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। सेकेंड है द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड हिमसेल्फ, ठीक है। तो लेटर जो है वो गॉड को खुद से ही मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि गॉड को ही जा रहा है लेटर। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, कि वो अब मतलब उसको एक कहने का ही दूसरा ही तरीका है कि वो कुछ और नहीं, सिर्फ एक लेटर टू गॉड है। ये सेंटेंस है, ये उसका मीनिंग बगैर चेंज किए हुए उसे निगेटिव एम्फेसाइज किया गया है, ठीक है। थर्ड है द पोस्टमैन सॉ दिस एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर। पोस्टमैन ने अपने पूरे करियर में ये पहली बार ऐसा एड्रेस देखा। अब नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही सीन दैट एड्रेस, उसने अपने करियर में कभी नहीं देखा ऐसा एड्रेस, ये कहना है। मतलब सेम है, तीन सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसके नेगेटिव एम्फेसिस को ध्यान में रखते हुए उसका मतलब मीनिंग चेंज किए हुए उसे नेगेटिव में कनेक्ट किया गया। तो फिफ्थ एक्सरसाइज है मेटाफोर्स की। द वर्ड मेटाफोर कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग ट्रांसफ़र। मेटाफोर्स कंपेयर टू थिंग्स और आइडियाज़, क्वालिटी और फीचर ऑफ वन थिंग ट्रांसफर्ड टू अनदर थिंग। सम कॉमन मेटाफोर्स आर, अब आपको एग्जाम्पल देकर इन्होंने समझाया। द लेग ऑफ द टेबल, द लेग सपोर्ट्स अवर बॉडी, सो द ऑब्जेक्ट सपोर्ट्स द अ टेबल इज डिस्क्राइब्ड एज द लेग। The heart of the city, the heart is an important organ of our body and center, it placed in center in our body, so this word used to describe the center area of city, ठीक है। सो अब एक्सरसाइज देखते हैं जो कि आपके सामने मैंने बोर्ड पर मेंशन किया हुआ है। तो फिफ्थ एक्सरसाइज है इन पेयर फाइंड मेटाफोर्स फ्रॉम द स्टोरी, कंप्लीट द टेबल बिलो, ट्राई टू से व्हाट क्वालिटीज आर बीइंग कंपेयर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कंपेयर किए हैं, मीनिंग कुछ और है, वर्ड कुछ और यूज़ किए हैं, उसको एक्सप्लेन भी किया है क्या क्वालिटीज़ है और कहाँ कहाँ पर ये कैसे यूज़ हुआ है, ठीक है। एक आपको एग्जांपल के तौर पे बताया भी गया है क्लाउड, ठीक है, बट उसे स्टोरी में कैसे यूज़ किया है मेटाफोर को, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कहने का क्या मतलब है क्लाउड को, इसका मतलब ये है द मास और ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन्स, कि वो क्लाउड जो हैं उसका जो आकार है वो उसकी जो आकार बड़ा लग रहा है उसे वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस वजह से उसे ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो क्वालिटीज़ ली हैं वो माउंटेन्स के लिए, बट है वो क्लाउड एक्चुअली। तो रेन ड्रॉप्स को कहाँ पर मेटाफोर को रेन ड्रॉप्स में किससे कंपेयर किया है, कॉइन से। क्यों कंपेयर किया है, क्योंकि वो कॉइन्स इसलिए कंपेयर कर रहा है, मनी दैट अ गुड क्रॉप विल ब्रिंग। रेन ड्रॉप्स होंगे, अच्छी बरसात होगी तो ऑब्वियस सी बात है फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो क्या आएगा, पैसे।
पैसे आएंगे तो उससे उसका पूरे साल का गुजारा होगा। तो इसलिए वो उन रेन ड्रॉप्स को कॉइन से कंपेयर कर रहा है, जो जिसका मीनिंग है या क्वालिटी फीचर जो भी कंपेयर किया है वो ये है कि मनी दैट अ गुड क्रॉप विल ब्रिंग, वो जो गुड क्रॉप होगी उससे पैसा आएगा, इसलिए उसे कॉइन से कंपेयर किया। थर्ड वन इज़ हेल स्टोन्स। हेल स्टोन ओले, ओले उसे जब बच्चे खेल रहे होते हैं उसकी फील्ड में जाकर, तो उसे वो किससे कंपेयर करते हैं, उसे हेल स्टोन तो कई बार स्टोरी में यूज़ किया है, बट एक जगह पर फ्रोजन पल्स भी बुलाते हैं उसे। क्यों बुलाते हैं? उसकी क्वालिटी क्या है? ब्राइटनेस ऑफ पल्स, वो पल्स की तरह ब्राइट कर रहा है, इसलिए उसे फ्रोजन पल्स बोला गया है। ठीक है। लोकस्ट, इसको भी एक स्टोरी में एक जगह ये फ्रेज़ यूज़ किया गया है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। जब कोई लोकस्ट को एक झुंड में जब बोलते हैं तो उसे बोलते हैं, इस फ्रेज़ से डिनोट करते हैं, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। तो अब ये क्या होता है प्लेग ऑफ लोकस्ट को, क्यों कहाँ पर कंपेयर किया है, क्या क्वालिटी स्पेसिफाई की गई है? एंड एपिडेमिक। अब एपिडेमिक से तो आप लोग बहुत अच्छे से मतलब हैबिचुअल हो चुके होंगे, इस फ्रेज से भी, इसके मीनिंग से भी, और ये क्या करता है वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। एन एपिडेमिक अ डिजीज़, एक बीमारी होती है, जब वो बीमारी बहुत वॉयलेंट रूप ले लेती है तो उसे एपिडेमिक बोलते हैं। दैट स्प्रेड वेरी रैपिडली, जो 1 to 4, 4 to 8 जिस तरीके से पर्सन टू पर्सन ज़्यादातर लोगों को बहुत तेज़ी से फैलती है रैपिडली, एंड लीव्स मैनी पीपल डेड, और बहुत सारे लोगों की इसमें मौत हो जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। तो यहाँ पर एक प्लेग ऑफ लोकस्ट, ये भी एक तरीके से बर्बादी करता है, और ये भी एक तरीके से बर्बादी करती है, पर मतलब एक तरीके से डिस्ट्रॉय करती है। तो आपको इस तरह ये क्वालिटी कंपेयर करने के लिए यहाँ पर ए प्लेग ऑफ लोकस्ट का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर आपको एक्सरसाइज में दिया है एन ऑक्स ऑफ मैन, ये आपको खुद फिल करना है। तो एन ऑक्स ऑफ मैन किसके लिए फ्रेज़ यूज़ किया है? लेंचो के लिए, कि वो बैल की तरह अपने खेतों में काम करता था, बस हार्ड वर्किंग है इस वजह से कि बैल मजबूत होते हैं और काम करते रहते हैं। आप उनको टाइम का वो नहीं होता है कि वो 8 से 4 करेंगे या ऐसा कुछ नहीं होता। तो एन ऑक्स ऑफ मैन को लेंचो के लिए डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन नहीं था आपको, तो ऑब्जेक्ट है लेंचो, और उसकी फीलिंग क्यों ये कंपेयर किया गया है, उसकी क्वालिटी ये है कि वो स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ये फ्रेज़ यूज़ किया गया है। सो इस सेशन में हमने लेटर टू गॉड का वर्ड टू वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज कंप्लीट किया। इफ़ आपने प्रीवियस सेशन अटेंड नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।